नमस्कार बच्चों। आज हम एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एक दिन का। इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। बच्चों, इस कविता में बताया गया है कि हमें अपने जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। किसी भी प्रकार का घमंड हमें नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई और व्यक्ति जो है वो हमसे नीचा है या कमज़ोर है और हम ही ज़्यादा ताकतवर हैं या हम ही सब कुछ जानते हैं। तो इस तरह का हमारा बिल्कुल भी सोचने का ढंग नहीं होना चाहिए। इस कविता में बताया गया है कि कैसे एक छोटा सा तिनका भी जब हमारी आँख में गिरता है तो हमारा क्या हाल कर देता है। तो ये पहले कविता पढ़ते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो बात करते हैं बच्चों। कवि अपने जीवन का एक प्रसंग बताते हैं कि वो एक बार घमंड से भरा हुआ, ऐंठा हुआ, अकड़ा हुआ अपनी छत पर खड़ा था, छत की मुंडेर पर खड़ा था कि अचानक एक तिनका उड़ता हुआ उनकी आंख में आकर गिर गया। आंख में तिनका गिरते ही वो कहते कि वो एकदम से झिझक उठे, बेचैन हो गए और अपनी आंख को मसलने लगे, जिसकी वजह से वो भी लाल होकर दुखने लग गए। लोगों ने कपड़े की मूठ बनाई, मूठ यानी कपड़े को गोल गोल करके, और आंख में फेरा, और जो मेरी अकड़ थी, जो मैं घमंड में भरा हुआ खड़ा था, ऐंठ में था, वो ऐंठ तो बेचारी दबे पाँव भाग गई। दबे पाँव भाग गई यानी चुपचाप भाग गई। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी तरह से, किसी प्रकार से वो तिनका निकल गया, तब मेरी समझ ने मुझे ये ताने मारे कि तू क्यों इस तरह से इतना घमंड किया करता था। तेरा घमंड दूर करने के लिए तो ये छोटा सा तिनका ही काफ़ी है। तो बच्चों, इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा सबके साथ विनम्रता के साथ रहना चाहिए, सबको एक समान समझना चाहिए, क्योंकि सभी लोग बराबर हैं। अगर हम किसी को नीच या तुच्छ या बेकार समझते हैं, हो सकता है कि कभी वो हमारे सामने ऐसे खड़ा हो कि हमारे लिए मुसीबत बन जाए। तो इसलिए हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए और हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। चलिए बच्चों, छोटी सी कविता थी ये। प्रश्न इसके हम देख लेते हैं। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, मेरी आंख में एक तिनका पड़ा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, एक दिन जब मुंडेरे पर खड़ा था, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, आंख लाल होकर दुखने लगी। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी, बेचारी ऐंठ दबे पाँव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब तिनका किसी तरीके से किसी ढब से निकल गया। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? इसमें यही बताया गया है बच्चों कि एक दिन कवि बड़ा घमंड में चूर था और अपने मुंडेर पर खड़ा था कि एकदम से कहीं से उड़कर एक तिनका उसकी आंख में गिर जाता है और वो निकलता नहीं। कवि बहुत बेचैन हो जाता है, उसकी आंख भी लाल होकर दुखने लग जाती है,
लेकिन वो तिनका नहीं निकल पाता है आँख में से। तो बड़ी मुश्किल से लोग कपड़े की मूठ बनाकर उससे उसका आँख का तिनका निकालते हैं। अब उनको महसूस होता है कि वो क्यों इस तरह का घमंड कर रहे थे। एक छोटा सा तिनका तो जो था उसने तो उनको इतना बेचैन कर दिया। तो उनको घमंड नहीं करना चाहिए था। हर वस्तु का अपना महत्व होता है, चाहे कोई छोटी वस्तु हो चाहे कोई बड़ी हो। बच्चों, कबीर जी ने भी ये बात कही है। कि बड़ी चीज़ को देखकर छोटी चीज़ को त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। तलवार बहुत बड़ी है, अच्छी बात है, लेकिन अगर पैर का कांटा निकालना है या किसी फटे हुए कपड़े को सिलना है तो सुई ही काम करती है, तलवार नहीं करती। तलवार तो और खराब कर देगी। एक तिनका, ये तो हो गया था। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। जैसे ही आंख में तिनका पड़ा, घमंडी की आंख लाल होकर दुखने लगी। वह बहुत बेचैन हो गया और उसकी सारी अकड़, सारी घमंड जो थी वो निकल गई। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? वे लोग कपड़े की मूठ बना बनाकर उसकी आंख में से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। अच्छा, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी कि एक ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनका कब हूं न नींदिए, पांव तले जो होए, कब हूं उड़ी आंखिन परे, पीर घनेरी होए। कबीर जी ने कहा है कि कभी भी उस तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो आपके पैर के नीचे होता है, क्योंकि उड़कर जब वो आंख में गिरता है तो बहुत दर्द करता है। आपको इन दोनों में क्या समानता लगती है और क्या अंतर लगता है? समानता तो दोनों में यही है कि कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, अपने आप को ज़्यादा ताकतवर और दूसरे को बिल्कुल कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। दोनों में ही यही बात कही गई है। और तिनके की बात की गई है, लेकिन अगर अंतर की बात करें तो पहले में तो एक तिनका आंख में गिर के और घमंडी का घमंड चूर कर देता है, घमंड से बचने की शिक्षा दी गई है। लेकिन कबीर जी ने ये कहा है कि घमंड के साथ साथ एक बात उन्होंने और कही है कि किसी को भी अपने से छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए, उन्होंने ये कहा है। तो ये थोड़ा सा दोनों में अंतर है। इस कविता को कवि ने मैं से आरंभ किया, मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ। कविता का यह मैं कविता पढ़ने वाले व्यक्ति से भी जुड़ सकता है। तब अनुभव ये होगा कि कविता पढ़ने वाला व्यक्ति अपनी बात कह रहा है। यदि कविता में मैं की जगह वह या कोई नाम लिख दिया जाए तब कविता के वाक्यों में बदलाव आ जाएगा। कविता में मैं के स्थान पर वह या कोई नाम लिखकर वाक्य के बदलाव को देखिए और कक्षा में पढ़कर सुनाइए। चलिए अब इस कविता को हम इस तरीके से पढ़ के देखते हैं। वह कह के पढ़ के देखें। वह घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में उसकी पड़ा। वह झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यो उसे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो वह लगाने से बच्चों इस कविता का रूप इस प्रकार से बदल जाएगा। नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए कि ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी और तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। इन पंक्तियों में ऐंठ और समझ शब्दों का प्रयोग सजीव प्राणी की भांति हुआ है। कल्पना कीजिए यदि ऐंठ और समझ किसी नाटक में दो पात्र होते तो उनका अभिनय कैसा होता। ये बच्चों आप एक्टिंग करके देखोगे, एक ऐंठ बनेगा और एक समझ बनेगा, एक अकड़ में और दूसरा समझदारी वाली बात है ना। ऐंठ अकड़ती रहेगी और समझ जो है वो समझाएगी कि इस तरह से अकड़ना अच्छी बात नहीं होती।
ठीक है, तो ये एक छोटा सा लघु नाटिका कह सकते हो आप, उसे स्किट कह सकते हो, आप लोग तैयार करोगे इसके। आप डायलॉग्स लिखोगे ऐंठ और समझ के लिए। अगला प्रश्न, नीचे दी गई कबीर की पंक्तियों में तिनका शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार किया गया है, उनके अलग अलग अर्थों की जानकारी प्राप्त करें। उठा बबूला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनका हो गया, तिनका तिनके पास। अगर हम सिर्फ तिनके की बात करें तो जैसे ही बबूला उठता है, तेज़ आंधी आती है, तो उसमें तिनके आकाश में उड़ते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं। यहाँ बात आध्यात्म की है। ये कहा गया है कि जिस तरह से एक झोंके में उड़कर आसमान में सारे तिनके चले जाते हैं और बिखर जाते हैं, इसी तरह से जो आदमी ईश्वर के प्रेम में पड़ जाता है वो इस संसार की मोह माया से ऊपर उठकर ऊपर चला जाता है, और तिनका तिनका हो गया, आत्मा जो है वो परमात्मा की हो गई, और तिनका तिनके पास, आत्मा परमात्मा के पास पहुंच गई। ठीक है, यहाँ इस प्रकार का अर्थ इसका निकल रहा है कि प्रेम का बबूला जब उठता है, मन में जब ईश्वर का प्रेम आ जाता है, तो व्यक्ति संसार को, संसार की मोह माया को भूल जाता है और इन सब से ऊपर उठ जाता है। और जब तिनका तिनका हो गया, इसमें आत्मा परमात्मा की हो गई, जब परमात्मा से हमारी जान पहचान होती है, परमात्मा से हमारा परिचय होता है, उससे मेल होता है, तो फिर हमें पता चल जाता है और हम परमात्मा के नज़दीक पहुंच जाते हैं, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। किसी ढब से निकलना का अर्थ है किसी ढंग से निकलना। ढब से जैसे कई वाक्यांशों से आप परिचित होंगे, जैसे धम से, लेकिन ध्वनियों में समानता होने पर भी ढब से और धम से जैसे वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। धम से, छप से इत्यादि का प्रयोग हम ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए करते हैं। नीचे कुछ ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान भरिए। मेंढक पानी में छप से कूद गया। नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद टप से चू गई। शोर होते ही चिड़िया फुर्र से उड़ी। ठंडी हवा सन से गुजरी, मैं ठंड में थर्र से कांप गया। तो बच्चों, ये हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।